Hello and Assalamu alaikum everyone. As you people are here, you already know that we are going to study Science Chapter 1. But before we start with anything, let's have a short introduction about your syllabus. 9th Standard Science is basically composed of physics, chemistry and biology. Apart from these three basic subjects, it also includes a chapter on environmental management, ICT, that is information communication technology, a short introduction of biotechnology, a chapter on telescope and universe. Sounds too much, and too difficult, but it isn't. As we will move on to these topics, you will surely find it interesting and fun. But for now, our concern is the first chapter, so let's begin. The very first chapter is laws of motion. This chapter is included in physics. So before we actually start with the topic, we will first try and understand the topic itself. Laws of motion. We'll first understand the word motion. I'm sure we have all heard this word before in our previous standards. So we'll start. Motion is a phenomena in which object change its position over time. That is, if we assume कि हम लोग अगर कोई चीज़ देख रहे हैं, उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और मेरे हिसाब से वो चीज़ हिल रही है टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वो चीज़ें आगे बढ़ते जा रही है, वो चीज़ें मूव होती जा रही है, अपनी प्लेस से अपनी पोजीशन से हटती जा रही है और दूसरी पोजीशन पर पहुंच रही है. तो जब भी कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन टाइम के साथ छोड़ती है और आगे बढ़ती रहती है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? मोशन. एंड श्योरली इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट. रिलेटिव कंसेप्ट किस तरह से है वो हम अभी समझेंगे आगे. सपोज़ हम लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं. जब हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो एक्चुअली क्या मूव हो रही होती है? ट्रेन या प्लेटफॉर्म? ऑब्वियसली ट्रेन्स. सो जब ट्रेन मूव कर रही होती है, हम ट्रेन के अंदर होते हैं, तो हमें जब ट्रेन से बाहर देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है या फिर जो भी चीज़ें हैं आसपास हमारी वो चीज़ें मूव कर रही हैं. बट एक्चुअली क्या वो चीज़ें मूव कर रही होती है? द आंसर इज़ नो. दीज थिंग्स नेवर मूव इटसेल्फ. बट हमारे हिसाब से क्या हो रहा होता है कि वो चीज़ें मूव कर रही है. अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब एक साथ मूव कर रहे हैं. हमें वो क्या लगता है कि वो सारे लोग क्या हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो सारे लोग स्टेशनरी है और वो मूव नहीं कर रहे. तो हमारे हिसाब से हम लोग क्या है? स्टेशनरी या फिर रेस्ट. दिस इज़ द वर्ड वी यूज़ फॉर ऑब्जेक्ट दैट इज़ एट रेस्ट और दैट इज़ नॉट मूविंग और दैट इज़ नॉट इन मोशन. तो हमारे हिसाब से हम रेस्ट पर हैं, हम मूव नहीं कर रहे, ना हमारे आसपास के लोग मूव कर रहे. क्या मूव हो रहा है? हमारी बाहर की चीज़ें. और वही जब हम प्लेटफॉर्म पर होता है तो प्लेटफॉर्म पर हमें क्या दिखती है? ट्रेन मूव होते हुए दिखाई देती है. उसके साथ के अंदर के लोग भी क्या होते हैं? मूव होते हैं. तो इससे हमें क्या पता चला कि मोशन एक रिलेटिव कंसेप्ट है. हम उसे डायरेक्टली इस तरह से नहीं बोल सकते कि मोशन, अगर कोई चीज़ मूव हो रही है तो ही वो मोशन में है, ऐसे नहीं बोल सकते. बिकॉज हर एक का नज़रिया अलग होता है. अगर हम ट्रेन में हैं तो हम रेस्ट पर हैं और बाकी चीज़ें मूव हो रही हैं. लेकिन वही अगर हम प्लेटफॉर्म पर हैं तो हम वहाँ पर रेस्ट पर हैं और ट्रेन मूव हो रही है. तो इस तरह से मोशन एक रिलेटिव कंसेप्ट है. इसके लिए एक और एग्जांपल समझ लीजिए कि हम यहाँ पर अपने घरों में बैठे हैं, अर्थ पर है हम, तो अर्थ कंटिन्यूसली मूव हो रहा है. बट हमें ऐसा लग रहा है क्या हम मूव हो रहे हैं? नहीं. हम अगर एक जगह पर बैठे हैं तो हम एक ही जगह पर बैठे हैं. वी से दैट वी आर एट रेस्ट, अदर थिंग्स अराउंड अस आर एट रेस्ट. बट जब हम लोग, अगर सपोज मैं मून पर जा रही हूँ और मैं मून से देख रही हूँ अर्थ को, तो अर्थ तो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ अपने आप में ही रोटेट भी कर रहा है. तो इस तरह से हमें क्या समझ में आया कि अगेन मोशन क्या है? एक रिलेटिव कंसेप्ट है. उसके बाद में आएगी हम लॉज. साइंटिफिक लॉ इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जर्व्ड फिनोमेना. जो भी हम चीज़ें देखते हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, जिसे हम
ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लॉ। और लॉ को हम थियोरेटिकली एक्सप्लेन नहीं करते, लाइक हम लोग बाद में उसे एक्सप्लेन करते हैं, साइंटिस्ट उन्हें बाद में एक्सप्लेन करते हैं, बट लॉस क्या होते हैं? कुछ चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही है, ये चीज़ें होती है, इस तरह से होती है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन लॉ में नहीं होता है। लॉ में सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है कि ये चीज़ें हो रही है, जो भी चीज़ है हम लिख देते हैं। न्यूटन के लॉ क्या है? बस ये चीज़ें बोलते हैं कि हाँ ऐसा होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी until and unless an external force is applied। ये क्या है? लॉ। उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ पर आ जाएगा? थियोरी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक का एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें शीतल और प्रशांत का हाउस है, इसके साथ में बाजू में दिया हुआ है संगीता का हाउस और एक स्कूल। अब दोनों को स्कूल जाना है, शीतल और प्रशांत दोनों को स्कूल जाना है, बट शीतल पहले संगीता के घर पर जाती है और फिर स्कूल जाती है, और प्रशांत घर से डायरेक्टली स्कूल जाता है। सो यू कैन सी यहाँ पर एक ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। तो शीतल दो पाथ चूज कर रही है, विच इज पाथ ए एंड पाथ बी। तो जब मुझे मेजर करना होगा कि शीतल ने एक्चुअली कितना टाइम ली, कितना डिस्टेंस कवर की स्कूल पहुंचने के लिए, तो दैट वुड बी पाथ ए का डिस्टेंस और पाथ बी का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 500 और 1200, विच वुड मेक इट 1700 मीटर्स। और वही अगर मैं प्रशांत की बात करूँ तो प्रशांत सीधे घर से स्कूल गया था। तो जब वो सीधे घर से स्कूल जा रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1300 मीटर का। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली क्या फ़र्क है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। मैं यहाँ से फिनिश कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ, मैं जितना चीज़ें चल रही हूँ, जितना पाथ ट्रेवल कर रही हूँ, उसे मैं क्या बोलूँगी? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब अगर किसी चीज़ का बीच में एकदम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मेजर कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इसमें अज्यूम कर लूँ कि ये जो डिस्टेंस है लंबा सा और ये डिस्प्लेसमेंट है, अज्यूम कर लो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर है आपकी क्लास और यहाँ पर एंड पॉइंट पर है आपका वॉशरूम। तो जब क्लास से वॉशरूम जाते हैं तो डायरेक्टली सीधे सीधे वॉशरूम चले जाते हैं, लेकिन जब वॉशरूम से वापस क्लास में आते हैं तो हमेशा घूम फिर कर आते हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? कितना हम लोगों ने कवर किया उन 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल करने के लिए। इसका हम लोग एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर हम लोग क्लासेस जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। हम शॉर्टकट जिसकी बात करते हैं वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट टू रीच द डेस्टिनेशन। और कुछ लोग लॉन्ग कट लेकर आएंगे, कुछ लोग अलग तरीके से आएंगे, अपने अपने तरीके से आएंगे लोग। डेस्टिनेशन सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है। क्या फ़र्क होता है लोगों के बीच में पहुंचने के फ़र्क में? क्या होता है? द पाथ दैट दे चोज। उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को दिखाया गया है एक डायग्राम, तुम लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ होगा। सर्कल दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को। स्वार्ली इस सर्कल के अराउंड, सर्कुलर पार्क के अराउंड हमेशा क्या करती है? मूव करती है, एक वॉक पे जाती है। और इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 100 मीटर। और हम लोगों को ये पता करना है कि उसने कितना डिस्टेंस चली और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब उसने कितना डिस्टेंस चली? ए से शुरू की और ए पर ही ख़त्म की। ए पॉइंट से उसने शुरू की और ए पॉइंट पर ही ख़त्म की उसने। तो उसने एक्चुअली कितना ट्रेवल की? जितना इस सर्कल का क्या है? सरकमफेरेंस। अब सर्कल का सरकमफेरेंस हम लोगों को पता है, फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r।
पाई की वैल्यू मैंने डाल दी 3.14, क्या हो गया, इंटू 100 रेडियस 628 मीटर। तो उसने कितना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल की जब उसने वॉक की 628 मीटर्स, और वही जब अगर मैं उसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करूं तो जिस जगह से उसने शुरू की थी उसी जगह पर आकर ख़त्म की। जब उसी जगह पर आकर ख़त्म की उसने, तो अगर कोई बाहर वाला देख रहा है उसे शुरू करने से पहले और ख़त्म होने के बाद, तो उसके हिसाब से क्या उसने अपनी पोजीशन चेंज की? नहीं, वो वही के वही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ उसका? ज़ीरो हुआ। क्यों ज़ीरो हुआ? क्योंकि जहाँ से उसने शुरू की वहीं पर आकर उसने क्या कर दी, उस चीज़ को ख़त्म की। उसकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, हालांकि उसने चली है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है, लेकिन बॉडी का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ज़ीरो हुआ। क्यों? बिकॉज उसने जहाँ से शुरू की वहीं पर ख़त्म किया। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद आता है यहाँ पर एक दिया हुआ है कार का एग्जाम्पल। ये कार ट्रेवल करती है पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक, और उसके बाद में Q से P पर वापस आती है, और P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज़ गिवन 360 मीटर्स। अगेन अगर वो P से शुरू कर रही है, Q पर जा रही है, और Q से वापस P पर आ रही है, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट? बिकॉज जहाँ से उसने शुरू की वहीं पर आकर वो कार रुकी। तो एक्चुअली देखा जाए तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन अगर डिस्टेंस ट्रेवल की बात की तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की? पहले तो PQ का लेंथ और फिर QP वापस गई उतना ही। तो 360 मीटर जब वो चलकर आई कार, तो वापस भी 360 मीटर गई। कितना हुआ? 720 मीटर। अगेन डिस्टेंस यहाँ पर उसने ट्रेवल की है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है यहाँ पर उसका? 0 मीटर्स। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम नहीं हो सकते हैं, वो दोनों भी चीज़ें अलग अलग हो सकती है। अगर मैं एक सिंगल लाइन पर एक सिंगल डायरेक्शन में चल रही हूँ, एक वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं चल रही हूँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो। यहाँ पर हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल देख चुके हैं। उसके बाद में आता है टर्म स्पीड एंड वेलोसिटी का, लेकिन इसे शुरू करने से पहले हम कुछ नए कंसेप्ट पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर्स। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। The quantities that are fully described by both magnitude and direction are called vector quantities. The quantities that are fully described by magnitude are called scalar quantities. ये सुनने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अज्यूम कर लो मैं तनवर नगर पर हूँ और मुझे जाना है मुम्ब्रा स्टेशन। मैंने किसी से पूछी कि मुम्ब्रा स्टेशन कितना दूर है, किसी ने बोल दिया मुझे 2 किलोमीटर्स। अब अगर मैं कालसीकर की तरफ 2 किलोमीटर चलूँगी तो क्या मैं मुम्ब्रा स्टेशन पहुँच पाऊँगी? ऑब्वियसली नहीं पहुँच पाऊँगी। अब मैं मुम्ब्रा स्टेशन क्यों नहीं पहुँची, हालांकि 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था? क्योंकि मैं डायरेक्शन ही गलत जा रही थी, मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, इस वजह से मैं नहीं पहुँच पाई। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई बोलता कि मुम्ब्रा स्टेशन जाना है, आप राइट लो, आप मुम्ब्रा स्टेशन 2 किलोमीटर चलोगे, आप मुम्ब्रा स्टेशन पहुँच जाओगे, तो मैं पहुँच जाती। तो यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत थी। ऑब्वियसली सिर्फ 2 किलोमीटर से काम नहीं चला, 2 किलोमीटर को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो डायरेक्शन होता है हम लोगों को उसको डायरेक्शन ही बोलेंगे। तो 2 किलोमीटर राइट में, अब अगर मैं चलूँगी 2 किलोमीटर राइट में तो मैं मुम्ब्रा स्टेशन पहुँच जाऊँगी। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट जिसको हमें डिस्टेंस की भी, मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ी, और साथ ही साथ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? डायरेक्शन की। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी क्वांटिटी जिनको पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया,
अब वही मैं अगर बात कर रही हूँ स्केलर क्वांटिटीज, अज्यूम कर लो मैं MM वैली पर वॉक के लिए जा रही हूँ, मॉर्निंग वॉक। तो मैं बहुत सारे तरीके हैं, मैं 2 किलोमीटर सपोज मैं बोल रही हूँ कि मैं आकर चली, तो कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि तुम कहाँ जाकर 2 किलोमीटर चले। मैं 1-1 किलोमीटर करके चल सकती हूँ, मैं 0.5 किलोमीटर करके चल सकती हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली 2 किलोमीटर चल सकती हूँ, राइट। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि मैं कौन से डायरेक्शन में जाकर मैं 2 किलोमीटर चली। क्या मैटर कर रहा है कि हाँ मैं 2 किलोमीटर चली, मैंने 2 किलोमीटर वॉक किया। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ी, मैग्नीट्यूड की, न्यूमेरिकल वैल्यू की। द क्वांटिटीज दैट आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि डिस्टेंस हो गया, हाइट। अब कोई मुझे बोलेगा कि मैं 150 सेंटीमीटर टॉल हूँ, तो 150 सेंटीमीटर टॉल मैं पूछूँगी कौन से डायरेक्शन में, ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे, बिकॉज हाइट का एक ही डायरेक्शन होता है और हम लोग उस चीज़ को मेजर डायरेक्टली इस तरह से नहीं करते, कुछ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। वेट, अगेन ये क्या हो जाती है, एक स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ हम लोगों को मास बताना होता है। 1 किलो आलू लेकर आना, 1 किलो टमाटर लेकर आना, ये सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ वो क्वांटिटीज़ बताते, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं इसका, हम लोग इसके लिए डायरेक्शन नहीं बताते हैं। स्पीड, एरिया, टाइम, अगेन ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्या बताना होता है, मैग्नीट्यूड या फिर नंबर, जो भी है हम लोग उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें फ़र्क समझ में आ गया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का। वेक्टर के लिए 2 चीज़ें लगेगी, एक मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन, और स्केलर में क्या लगेगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसके लिए यहाँ पर फोर्स का एग्जांपल दिया हुआ है। फोर्स के लिए आप समझ सकते हो, पुश एंड पुल डोर। अगर पुश लिखा हुआ है, मैं फोर्स लगा रही हूँ और उसे पुल कर रही हूँ, तो क्या दरवाज़ा खुलेगा, नहीं खुलेगा। क्यों, बिकॉज मैं क्या कर रही थी, उसे गलत डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो अगेन फोर्स भी क्या लगता है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन की, कि हाँ पुश करो मतलब तुम्हें इस डायरेक्शन में उसे मूव करना है, इस डायरेक्शन में ज़ोर लगाओ तो ही दरवाज़ा खुलेगा। अपोजिट डायरेक्शन में मैं उतना ही ज़ोर लगा रही हूँ, तो क्या दरवाज़ा खुलेगा, नहीं खुलेगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी पर अब हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्पीड का डेफिनेशन दिया हुआ है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं हम, एक पर्टिकुलर सपोज हम लोग कुछ डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम क्या होता है, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, एनीथिंग जिसमें 1 आ जाता है उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिट। पर यूनिट हम लोग जब बात करते हैं, पर सेकेंड, पर मिनट, वो क्या होता है, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हम लोग डिफाइन करते हैं पर यूनिट के बेसिस पे, मतलब डिवाइडेड बाय 1। हमेशा हम लोगों को नीचे क्या क्वांटिटी मिलेगी, 1। तो जितना डिस्टेंस मैं 1 यूनिट में ट्रेवल कर रही हूँ, अब वो 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, बट वो क्या होगा, 1। तो उसे मैं क्या बोलूँगी, स्पीड। तो स्पीड में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्टेंस, ये वर्ड यूज़ करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, सेम चीज़, बस इसमें क्या फ़र्क होता है, डिस्टेंस के बदले यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और हम लोगों को क्या लगेगा, इसके लिए एक डायरेक्शन भी लगेगा। तो स्पीड क्या हो जाती है, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। क्यों, बिकॉज इसमें क्या लग रहा है, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम दोनों भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी में क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट मैंने आप लोगों को समझा चुकी हूँ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। हालांकि यूनिट स्पीड और वेलोसिटी दोनों के सेम है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसका, मीटर्स में होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट में वो सारी डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकेंड में। तो यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अगेन हम लोग जब मेजर कर रहे हैं
तो वो किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में मेजर करेंगे। तो यहाँ पर भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लोगों को रिमेंबर करने होंगे, याद रखने होंगे कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड जो यूनिट है हम लोग ओवरऑल वर्ल्ड में जो यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट होता है जिसको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब दोनों भी यूनिट अगर हम लोग देखा जाए तो स्पीड और वेलोसिटी का दोनों भी हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड का है तो वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड ही होगा। और सीजीएस यूनिट भी सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस वेरएज वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने समझाते वक्त बताई थी कि स्पीड के टाइम पे हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डिस्टेंस, और वेलोसिटी के टाइम पर डिस्प्लेसमेंट। और अगर लीनियर मोशन में हम लोगों का कुछ चल रहा है, एक सीधी सीधी लाइन अगर हम लोगों की चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। तो जब स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ चल रही है तो उस टाइम पर उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी। क्यों सेम होगी, बिकॉज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहे हैं तो डिस्टेंस भी उतना ही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा उस टाइम पे स्पीड और वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और ऐसे कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन होगा। उसके बाद में यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है हम लोगों को। अगेन हम लोगों का फर्स्ट फिगर जो है टेक्स्ट बुक का, उसके बेसिस पे यहाँ पर दिया हुआ है कि अज्यूम कर लो कि शीतल 5 मिनट ले रही है संगीता के घर पहुँचने और 24 मिनट्स ले रही है स्कूल पहुँचने, संगीता के घर से स्कूल पहुँचने के लिए। तो शीतल की स्पीड पाथ ए के टाइम पर कितनी थी। स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताई थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल की उसने यहाँ पर, 500 मीटर, अपॉन टाइम कितना है यहाँ पर, 5 मिनट। डिवाइड करेंगे कितना आ रहा आंसर, 100 मीटर्स पर मिनट। हम लोग इसे सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोगों को उतना ज़रूरी नहीं है कन्वर्ट करना, इसीलिए हम लोग इसे मीटर पर मिनट में रख रहे हैं। तो 500 अपॉन 100 विच इज़ 100 मीटर पर मिनट। तो शीतल अपने घर से संगीता के घर पर पहुंचने के लिए जब निकली थी तो उसकी स्पीड कितनी थी, 100 मीटर्स पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 100 मीटर। 2 मिनट में 200 मीटर, 3 मिनट में 300 मीटर, 4 मिनट में 400 और 5 मिनट में 500 मीटर्स कवर की। उसी तरह से अब अलोंग पाथ बी देखेंगे। पाथ बी में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 1200 मीटर, और कितने टाइम में की उसने वो चीज़, 24 मिनट्स में। तो जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिल रहा है, 50। तो 50 मीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब संगीता के घर से शीतल स्कूल पहुंच रही थी तो उसकी स्पीड क्या थी, 50 मीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 50 मीटर्स, 2 मिनट में 100 मीटर्स, 3 मिनट में 150 मीटर्स। इस तरह से वो चलता रहेगा। शीतल की एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालनी होगी, जब भी हम लोग किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सारी क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं और उसके बाद में डिवाइड करते हैं बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, राइट। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ उसका, 500 मीटर प्लस 1200 मीटर विच इज़ 1700 मीटर अपॉन टाइम। यहाँ पर कितना टाइम ली उसने, 5 मिनट्स, प्लस यहाँ पर कितना, 24 मिनट्स। तो 29 मिनट्स जब डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, 58.6 मीटर्स पर मिनट। तो एवरेज स्पीड टोटली अलग आ रही है यहाँ पर। हम लोगों की ज़रूरी नहीं है कि एवरेज स्पीड हम लोगों की दोनों के बीच में ही एग्जैक्टली वैल्यू है, ऐसे नहीं होता। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 3 पार्ट्स में बात हो रही होती तो मैं क्या करती,
तीनों का डिस्टेंस ऐड करती, डिवाइड करती किससे, तीनों का टाइम से, तो मुझे क्या मिलती, एवरेज स्पीड मिलती। उसके बाद में अगर हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताई थी मैंने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ से शीतल के घर से स्कूल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 1300 मीटर। तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वुड बी 1300 मीटर और टाइम उसको कितना लग रहा है यहाँ पर पहुँचने के लिए, अगेन 29 मिनट्स। जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 44.83 मीटर्स पर मिनट। समझ में आया यहाँ तक के हम लोग किस तरह से स्पीड निकालेंगे, किस तरह से एवरेज स्पीड निकालेंगे और किस तरह से हम लोग उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर अज्यूम कर लो कि ये जो बाइक वाला है वो सीधे सीधे चल रहा है लेकिन उसकी स्पीड बढ़ गई या कम हो गई, स्पीड चेंज हो रही है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ऑब्वियसली होगी, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी हमेशा किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किन दो चीज़ों पर, एक हम लोगों का मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। सिमिलरली अगर मैं स्पीड सेम रख रही हूँ बट मैं क्या कर रही हूँ, उसका डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ, तो जब मैं स्पीड सेम रखकर डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ तो मैं डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ तो उससे वेलोसिटी चेंज होगी, ऑब्वियसली, बिकॉज वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं स्पीड चेंज कर रही हूँ तो वेलोसिटी चेंज होगी, अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। और अगर मैं स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दूँ, दोनों इंक्रीज या डिक्रीज कर दूँ, जो भी कर दूँ, तो उसमें क्या होगा, अगेन वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी हमेशा कब कब चेंज होगी, हम लोगों ने यहाँ पर 3 पॉइंट्स याद रखे हैं। फर्स्ट, जब हम लोग स्पीड चेंज करेंगे डायरेक्शन सेम रखेंगे। सेकेंड, स्पीड सेम रखेंगे डायरेक्शन चेंज करेंगे। और थर्ड, स्पीड और साथ ही साथ डायरेक्शन दोनों चेंज करेंगे। उसके बाद आते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन पर। अब लीनियर मोशन तो मैंने आपको समझा चुकी हूँ कि जब हम एक लाइन में मूव कर रहे हैं तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, ये हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि अलग अलग टाइम पर 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, ये अलग अलग टाइम इंटरवल पर हम लोगों को अमर, अकबर और एंथनी, इन लोगों का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो बताया गया है। तो टाइम इंटरवल अगर देखा जाए तो सब में कितना है, सेम है, 5 से 5:30 कितना टाइम हुआ, आधा घंटा। 5:30 से 6 कितना टाइम हुआ, आधा घंटा। 6 से 6:30 अगेन आधा घंटा है। 6:30 से 7 फिर आधा घंटा है। 7 से 7:30 फिर आधा घंटा। और यहाँ पे 7:30 से 8 अगेन कितना है, हाफ एन आवर। तो टाइम इंटरवल क्या दिया गया है हम लोगों को, सेम दिया गया, लेकिन डिस्टेंस अगर देखा जाए तो अलग अलग है। इनिशियली सब लोग रेस्ट पर है, कुछ मूवमेंट नहीं, 0। फिर आता है 5:30 बजे, अमर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर्स। अकबर ने 18 किलोमीटर्स और एंथनी ने कितना किया, 14। फिर जब 6 बजते हैं तो अमर का कितना हो गया, 20 से 40, इसका 18 से 36 और एंथनी का 14 से 28। इस तरह से अलग अलग टाइम इंटरवल पर इन लोगों का डिस्टेंस ट्रेवल दिखाया गया। अब 0 से 20 ट्रेवल किया उसने जब, तो कितने किलोमीटर्स एक्चुअली उसने ट्रेवल किया, 20 - 0 विच विल गिव अस 20 किलोमीटर। और 5:30 to 6 के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगेन 40 - 20 20 किलोमीटर्स। 60 और 40 अगेन 20 किलोमीटर्स। 80 - 60 20 किलोमीटर्स। 100 - 80 20 किलोमीटर्स एंड 120 - 100 अगेन गिव्स अस 20 किलोमीटर। मतलब हर आधे घंटे में अमर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
20 किलोमीटर्स का। अब आते हैं अकबर पर। अकबर ने 5 से 5.5 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 18 किलोमीटर्स। उसके बाद में 36 माइनस 18 कितना होता है? 18। अगेन उसने 18 किलोमीटर्स ट्रेवल किया। फिर आता है 6 से 6.5, उसने 42 पर पहुंचा। 42 माइनस 36 विल गिव अस 6 किलोमीटर। यहाँ पर उसका किलोमीटर्स जितना उसने ट्रेवल किया है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। उसके बाद में आ जाता है 42 से 70। 70 माइनस 42 करेंगे तो क्या मिलती है वैल्यू? 28 किलोमीटर्स। तो 6.5 से 7 के बीच में उसने 28 किलोमीटर्स ट्रेवल किया। 95 माइनस 70 अगेन गिव्स अस 25 किलोमीटर्स, और 120 माइनस 95 अगेन गिव्स अस 25 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर अकबर हर आधे घंटे में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है क्या? नहीं, उसका कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी सेम रह रहा है। तो जब हम इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल टाइम पीरियड में अगर मैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हूँ तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और अगर मैं इक्वल डिस्टेंस में नॉन इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हूँ, मतलब कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब यहाँ पर एंथनी के केस में देखते हैं हम कि उसका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। तो उसने 0 से 14 किलोमीटर्स ट्रेवल किया। 14 माइनस 0 14 किलोमीटर्स। फिर उसने 14 से 28 किलोमीटर्स ट्रेवल किया। 28 माइनस 14 अगेन गिव्स अस 14 किलोमीटर्स। फिर उसने 42 किलोमीटर्स ट्रेवल किया। 42 माइनस 28 अगेन गिव्स अस 14 किलोमीटर्स। फिर उसने 56 किलोमीटर ट्रेवल किया। 56 माइनस 42 अगेन गिव्स अस 14 किलोमीटर्स। 70 माइनस 56 अगेन 14 किलोमीटर एंड 84 माइनस 17 अगेन 14 किलोमीटर्स। इसका मतलब हर आधे घंटे में इसने भी सेम अमाउंट ऑफ किलोमीटर, सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसका मोशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? यूनिफॉर्म होगा। क्यों? बिकॉज इक्वल टाइम इंटरवल में उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अकबर ने इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये क्या हो गया हम लोगों का? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इट इज़ सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि हमारे घर का फ़ैन, वो हर मिनट में उतना ही फास्ट घूमता रहेगा। वो अलग बात है अगर मैं उसका रोटेशन कम कर रही हूँ या बढ़ा रही हूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर इस पर रख रही हूँ, उसको नॉब को अगर मैं मूव नहीं कर रही हूँ तो उसका रोटेशन सेम रहेगा पूरे टाइम में, वो चलते चलते स्लो नहीं हो जाता है। फिर रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, सन के अराउंड जब हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है तो हर साल में कितने डेज़ होते हैं? 365 डेज़। उतना ही टाइम लेता है। ऐसे तो नहीं होता कि कभी 1.5 साल ले रहा है अर्थ रिवॉल्व करने के लिए, कभी 2 साल ले रहा है, नहीं। वो हमेशा कितना टाइम लेता है? 1 साल, 1 ईयर लेता है टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना, इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और अगर हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट, या फिर हम लोग कभी कहीं जा रहे हैं तो हमेशा हम लोग इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। कभी ट्रैफिक होगी तो हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा, या फिर हाईवे पे जा रहे हैं तो हम थोड़ा फास्ट चला सकते हैं। तो हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं क्या उस चीज़ में? नहीं। उस टाइम पर सिचुएशन के हिसाब से हमारा किलोमीटर्स या फिर डिस्टेंस ट्रेवल करना या तो बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। तो इस तरह से
हम लोगों को जो गाड़ियों में ट्रेवल करते हैं वो क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में इंक्लूड होता है। यहाँ पर हम लोग ख़त्म करेंगे आज की टॉपिक को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग आगे की टॉपिक्स कवर करेंगे। और आप लोगों को कोई डाउट्स हो गए तो इट इज़ वेलकम। थैंक यू फॉर हियरिंग।